वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जो बच्चे असम स्लेट 2025 के लिए स्पेशली फॉर पेपर 2 कॉमर्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पास में जो 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स में से जो हमारा एक यूनिट है बिजनेस फाइनेंस का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन देखे जाते हैं स्टूडेंट। सो यहाँ पे मैं टॉप मोस्ट रिपीटेटिव PYQs को मैं लेके आई हूँ। ना कि सिर्फ हम लोग इस PYQs को डिटेल में समझेंगे, साथ ही साथ इसको सॉल्व करने के साथ साथ में उसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए तो उसका आप 100% आंसर दे सके। और मुझे पता है कि आप देंगे एक बारी वीडियो देखने के बाद में। सो एंड तक के बने रहिए स्टूडेंट। सो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारा जो न्यू बैच है असम स्लेट का 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आप लोगों को, कॉमर्स अलॉन्ग विद मैनेजमेंट। ओके, देन यहाँ पे आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। जिनका लाइव सेशन नहीं कर पाते उनको रिकॉर्डेड सेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस नोट्स मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। सो यहाँ पे आपका 100% सिलेबस कवर किया जाएगा स्टूडेंट। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, PYQs को एनालिसिस करके MCQs बनाते हैं और इसके थ्रू आप लोगों का रिवीजन हम लोग करवाते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपको लोगों का रिवीजन हो जाएगा। मॉक टेस्ट अवेलेबल है। देन उसके बाद में 4000 MCQ सीरीज अवेलेबल है। PYQs आपके 10 ईयर्स के PYQs जो है वो ऐप में अवेलेबल है। यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पे 5000 रुपीज़ में अगर पेपर 2 के लिए आप रजिस्टर करते हैं तो पेपर 1 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको कोई भी क्वेरीज है तो स्टूडेंट ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से ग्लोबल ऑनलाइन की ऐप को डाउनलोड करके आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बता दूँ एक बार। सो यहाँ पे आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में जाके ग्लोबल ऑनलाइन को यहाँ पे रजिस्टर डाउनलोड करना है। देन डाउनलोड करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। देन आप लोगों को एक माई कोर्स का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को इस कोर्स को सर्च करना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को उस में रजिस्ट्रेशन करवा ले। रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही आप लोगों को यहाँ पे तुरंत यहाँ पे यूनिट वाइज फोल्डर यहाँ पे मिल जाएगा। आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, PDF नोट्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ओके, सो ये सिर्फ आपका पेपर 2 के लिए नहीं, प्लस पेपर 1 के लिए भी सिस्टमेटिक तरीके से यूनिट वाइज आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो चलिए स्टूडेंट, हम हमारे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, आपके बिजनेस फाइनेंस के ऊपर, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस वाला पोर्शन हमारा आ चुका है। सो बिजनेस फाइनेंस के इसमें आप लोगों को पूछा है बैलेंस ऑफ पे बैक पीरियड्स। अच्छा, अब ये जो आपका पे बैक पीरियड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, ARR हो गया, इट्स ऑल दी पार्ट ऑफ योर कैपिटल अकाउंटिंग टेक्निक्स। जो कैपिटल अकाउंट टेक्निक्स होती है, कैपिटल अकाउंट टेक्निक्स जो होती है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली चीज़ तो कैपिटल बजटिंग अकाउंट, जो बजटिंग टेक्निक होती है, ये टेक्निक यूज़ की जाती है ताकि कंपनी को जो कैपिटल रिक्वायर्ड है उसमें से वो कितना इन्वेस्ट करेंगी, कहाँ इन्वेस्ट करेंगी, तो उसको अच्छा खासा उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए ना बहुत सारी टेक्निक्स को लाया गया। तो वो टेक्निक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। आपका एक ट्रेडिशनल टेक्निक होता है, दूसरा आप लोगों का मॉडर्न टेक्निक होता है। जो मॉडर्न टेक्निक होता है उसी टेक्निक को आप लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्यों इसको ये चीज़ बोला जाता है मॉडर्न टेक्निक को? क्योंकि उसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया है। वही जो हमारा ट्रेडिशनल टेक्निक है उसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया, ठीक है। या फिर उसको बोल सकते हैं हम नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक। जैसे कि हम लोग मॉडर्न को हमने क्या कहा था, डिस्काउंटेड टेक्निक कहा था, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो ट्रेडिशन होता है एक नॉन डिस्काउंटेड होता है। जब हम लोग मॉडर्न की बात करते हैं तो मॉडर्न में हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आता है, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में कुछ थी तो उसको मॉडिफाई किया गया, देन मॉडिफाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। बेसिकली हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, ठीक है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, देखो जो हमारा इन शॉर्ट आप लोगों को बताए नेट प्रेजेंट वैल्यू में आपको जस्ट रिवीजन हो जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, उसमें से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को लेस करते हैं। अगर इस कंडीशन में, ये इस फॉर्मूले में अगर मेरा NPV जो है, NPV
एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 रहेगा तो आपको क्या कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है अपने प्रोजेक्ट को। अगर एनपीवी जो रहेगा ये लेस देन 0 रहेगा तो क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, याद आया कुछ फ्लैशबैक में? यस। देन उसके बाद में हमारा क्या है, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है आईआरआर। ठीक है, अब आईआरआर क्या होता है, आईआरआर में सिंपल सा उसने बोला है कि जहाँ जिस पॉइंट में आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये इक्वल हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के, तो ये एक वो वाला पॉइंट है जहाँ पे आप लोगों को अपने आईआरआर को क्या कर देना है, एक्सेप्ट करना है। दैट मीन्स ये वाला आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए जहाँ आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं आर से। अगर मेरी आर की वैल्यू इज ग्रेटर देन मेरी के आ जाएंगी, दैट मीन्स कैपिटल। ओके, तो इस टाइम पे आप लोगों को एक्सेप्ट करना है, और इन केस अगर आर की वैल्यू लेस देन के है तो इस टाइम पे रिजेक्ट करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देन उसके बाद में हमारा पीआई, प्रॉफिटेबल इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबल इंडेक्स को कैसे निकालना है, सिंपल सा आपको जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है उसको डिवाइड कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो यहाँ पे आप लोगों का प्रॉफिटेबल इंडेक्स निकल के आएगा। अब प्रॉफिटेबल इंडेक्स को हम कैसे किससे कंपेयर करते हैं, पीआई को ऑलवेज हम लोग कंपेयर करते हैं 1 से। अगर हमारा पीआई इज ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स कि आप लोगों को एक्सेप्ट कर देना है अपने प्रोजेक्ट को। अगर आप लोगों का पीआई क्या है, लेस देन 1 है, तो इस टाइम पे आप लोगों को रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का मॉडर्न टेक्निक को अच्छे से समझ में आया। उसके बाद में हमारा क्या है, जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसमें दो चीजें हैं, एक तो पे बैक पीरियड है आप लोगों का और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। पे बैक पीरियड में क्या होता है कि आप लोगों को ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा आप लोगों को कितने टाइम ऑफ ड्यूरेशन में वापस मिल जाएगा। मगर अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपए अगर आप लोगों ने किसी इन्वेस्टमेंट में लगाया है तो ये 1 लाख रुपए आप लोगों को कितने ड्यूरेशन में आप लोगों का रिकवर हो जाएगा, irrespective of your profit, that is your payback period, that means number of years required for the cover the original cash outlaid invested in the project। तो यहाँ पे हमारा जो पे बैक पीरियड जो होता है पीबीबी, ठीक है, इसका जो ये फॉर्मूला होता है कि आपने इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था, उस प्रोजेक्ट में, और आपको एनुअली कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है, इस तरीके से आप लोगों का पे बैक पीरियड निकल जाता है। अब सेम चीज़, अब पे बैक पीरियड को हम किससे कंपेयर करते हैं, हम लोग पे बैक पीरियड को कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड से, कि कितना स्टैंडर्ड जो हमने अज्यूम किया। ठीक है, अगर आप लोगों का पे बैक पीरियड जो है इसमें आप लोगों का जो स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड जो है, ठीक है, ये अगर ग्रेटर है, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था वो ज़्यादा है, तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों को क्या कर देना है, एक्सेप्ट कर देना उस प्रोजेक्ट को। इन केस अगर आप लोगों का पे बैक पीरियड ये लेस, ये जो है ये ग्रेटर दैन आपका जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया था पे बैक पीरियड के, मतलब आपने जो आपका स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड ये लेस है, तो उस टाइम पे आप लोगों को रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के एकदम क्लिस्टर क्लियर होने चाहिए आप लोगों के माइंड में। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन आ जाए मुझे पता है बहुत अच्छे से आप लोग इसको डील कर लेंगे। देन उसके बाद में हमारा आ जाता है ARR। ठीक है, सो हमारा जो ARR होता है, जो हमारा ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, सिंपल सा, आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उससे डिवाइड कर दो कितना आपने इन्वेस्ट किया था, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। कितना रिटर्न मिला, जितना हमारा ARR हाइयर रहेगा, जितना मेरा ARR, ठीक है, मेरा ARR जितना हाइयर रहेगा, ये अच्छी बात है। अगर हाइयर दिख रहा है तो एक्सेप्ट कर लो, अगर कैलकुलेशन के टाइम पे ARR अगर कम आ रहा है तो उसको रिजेक्ट कर लो। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में PI का पूछा हुआ है, PI को किससे कंपेयर किया जाता है, ये सिम्बॉल्स पूछे हुए हैं, 1 से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू को 0 से कंपेयर, दैट मीन्स 0 से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सो यहाँ पे पूछा है पे बैक पीरियड मेथड कंसिडर ऑल द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या पे बैक पीरियड आपके जितने भी कैश फ्लो प्रोजेक्ट है क्या उनको कंसिडर करता है,
तो यस, पे बैक पीरियड हमने जैसे अभी देखा, जो आपका पे बैक पीरियड है, ये मेथड कंसीडर ऑल कैश इनफ्लो, कितना आपने देखो एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना इनफ्लो आ रहा है, तो ये तो कंसीडर करता है। यस, देन पे बैक पीरियड मेथड कंसर्न द मोर विद द रिकवरी ऑफ द कॉस्ट दैन द प्रॉफिट। यस, पे बैक पीरियड इस चीज में ज्यादा टाइम, मैंने आप बोला ना कि उसको प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, बट जितना मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो वो 1 लाख रुपए मुझे कितने जल्द से जल्द मिलता है, उस पर ज्यादा है। तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट पे इसका ज्यादा ध्यान होता है अदर देन द प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो यस, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट द नेट एडिशनल टू द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। नेट प्रेजेंट वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर की तो कहीं पे बात ही नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज इनकॉर्पोरेटेड टू राइज। ये क्वेश्चन आप लोगों का अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंसिंग चॉइसेस इन, ये क्वेश्चन आप लोगों का अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंसिंग चॉइसेस इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस सजेस्टेड बाय द पिकिंग ऑर्डर थ्योरी। आप लोगों को क्या पिकिंग ऑर्डर थ्योरी अच्छे से क्लियर है कि पिकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या है? देखो बहुत सारी थ्योरीज दी हुई है, किसके बेसिस पे? आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो इसके बेसिस पे एक और थ्योरी है, दैट इज ए पिकिंग ऑर्डर बेसिस पे। तो इसके बेसिस पे एक और थ्योरी है, दैट इज ए पिकिंग ऑर्डर थ्योरी। बोला उनका ऐसा बोलना था कि आप जब कंपनी दो तरीके से अपना डेट कलेक्ट करती है, जो अपना कैपिटल जनरेट करती है, या तो वो डेट के थ्रू करेंगे या फिर वो इक्विटी शेयर के थ्रू करेंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो रिलीवेंस थ्योरी ये बोलती है कि अगर आप लोग डेट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो कंपेयर टू इक्विटी, तो यहाँ पे जो भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा वो रिलेवेंस रहेगा। मतलब यहाँ पे आप किस चीज़ को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो इसके ऊपर उस कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर्टिकुलर कंपनी की डिसाइड होती है। इनका ये बोलना है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो जितना कम रहे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि अगर हमने डेट लिया है तो हमको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है डेट के बेसिस के बिहाफ में, वो क्या है, जो आपने कैपिटल जनरेट किया उसके पीछे आपको कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इक्विटी शेयर अगर है तो आपको डिविडेंड पे करना है, तो डिविडेंड भी क्या है, एक तरीके का कॉस्ट है, खर्चा है जो कि आपने कैपिटल जनरेट किया। तो उनका ऐसा बोलना है, रिलीवेंस थ्योरी ये बोलती है कि अगर आपने डेट को ज़्यादा यूज़ किया या फिर आपने इक्विटी को ज़्यादा यूज़ किया, तो इन दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं रिलेवेंट करता है, कहीं ना कहीं आप लोगों का जो वैक होता है उसको अफेक्ट करता है, वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट करता है। ठीक है, और दूसरा इररिलेवेंस थ्योरी ये बोलती है कि आप डेट को ज़्यादा यूज़ करो या आप इक्विटी को ज़्यादा यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कंपनी, किसी भी कंपनी के फर्म को इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अदर थ्योरीज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आप लोगों के नेट इनकम अप्रोच जो है, नेट इनकम अप्रोच थ्योरी में उसने ये चीज़ बोली है, यहाँ मैं ड्रॉ करती हूँ। नेट इनकम अप्रोच में देखो यहाँ पे ये आप लोगों का एक फिक्स ये होता है आप लोगों का कॉस्ट ऑफ डेट। ये बोलता है कि आपके कॉस्ट ऑफ डेट को आप धीरे धीरे इंक्रीज करते रहो, दैट मीन्स आपका ज़्यादा फोकस कॉस्ट ऑफ डेट में रहेगा। अगर कॉस्ट ऑफ डेट से, अगर आपने डेट से ज़्यादा पैसा उठाया, ठीक है, ये आपकी नेट इनकम की होती है, अगर आपने डेट से ज़्यादा पैसा उठाया तो यहाँ पे आप लोगों की जो कंपनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो रहेंगी वो भी कांस्टेंट रहेंगी, और कहीं ना कहीं क्योंकि आपने डेट से पैसा ज़्यादा उठाया है तो यहाँ पे आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दैट मीन्स जो KO है वो डिक्रीज होगा। और अगर आप लोगों का KO डिक्रीज हुआ, उस पर्टिकुलर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हुआ, तो कंपनी की जो वैल्यू है उस फर्म की वो इंक्रीज होंगी, और अगर वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हुई तो कहीं ना कहीं कंपनी को फायदा होगा। तो इस कैपिटल स्ट्रक्चर जो थ्योरी है इसको यूज करना चाहिए और इसको बोला गया है नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ अजम्पशंस हैं जो उन्होंने रखे थे। उन्होंने बोला था कि आपका जो जो आप लोगों का KD एंड KE जो रहना चाहिए वो कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब आप लोग अगर डेट को ज़्यादा यूज़ करो तो डेट को ही यूज़ करो ज़्यादा, KE को यूज़ करो तो ये दोनों आपके कांस्टेंट रहेंगे। अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ डेट। जैसे जैसे आप डेट को ज़्यादा यूज़ करोगे वैसे वैसे आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होगा।
मतलब कंपनी को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि डेट में जो होता है, डेटर्स जो होता है, ये ओनर ऑफ द कंपनी नहीं होते, ये सिर्फ अपना इंटरेस्ट लेंगे और निकल जाएंगे उस फर्म से। लेकिन अगर इक्विटी वालों को ज़्यादा भाव दिया तो ये लोग क्या करेंगे, डिसीजन, इन लोगों को पावर होता है, वो डिसीजन ले सकते हैं, इनको पावर होता है कि वो कंपनी के चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फैक्टर्स अफेक्ट करती है आप लोगों के कैपिटल स्ट्रक्चर को, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म को। इस तरीके से बोलना है। ओके, तो यहाँ पे इनका ये बोलना है कि अगर आप लोगों का डेट, ठीक है, आप लोगों का डेट इज ग्रेटर देन इक्विटी है, डेट इज ग्रेटर देन इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होंगे वो डिक्रीज होंगे और वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगा। तो ये हमारा नेट इनकम अप्रोच है। देन उसके बाद में हमारा एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है, इसका बोलना ऐसा है कि आपको डेट यूज करना है ना, ठीक है, ज़्यादा डेट यूज़ करना है तो एक काम करो ना, अब एक लिमिटेड एरिया तक उसको यूज़ करो। मतलब इसका ऐसा बोलना है कि अगर आप डेट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो एक पॉइंट तक ही वो आप लोगों को फ़ायदा देगा, और अगर और ज़्यादा डेट यूज़ किया तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान देगा। तो उसके वजह से अगर आपने कॉस्ट ऑफ डेट को इंक्रीज़ किया तो उसके वजह से जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी, क्योंकि डेट ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। डेट इन्वॉल्व हो गए तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का फर्स्ट पोर्शन जो होता है वो तो डेटर्स को चला जाता है पूरा इंटरेस्ट पे करने में। अगर ये डेटर्स ही बहुत सारे हो गए तो हम तक तो पैसा ही नहीं बचेगा इक्विटी तक के, और पैसा नहीं बचेगा तो हमको हमारे हाथ में क्या आएगा। तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, अपने इक्विटी शेयर की वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इन्होंने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हुआ तो इसके वजह से कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलता है कि एक लिमिटेड टाइम तक करो ना भाई, तुमको अगर करना ही है तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो एक लिमिटेड टाइम तक आप क्या करो, उसको इंक्रीज करो। उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में आप कॉस्ट ऑफ डेट को इंक्रीज मत करो, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट के बियॉन्ड अगर आपने किया तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर इनसिक्योर हो जाएंगे अपने आप के प्रॉफिट को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरा पैसा डेट के इंटरेस्ट देने में ही चला जाएगा, टैक्स देने में ही चला जाएगा, तो इक्विटी के हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये इनसिक्योरिटी ना है, इसीलिए ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलता है कि कोई भी चीज़ अगर आप लोगों ने जो आपका फाइनेंशियल लिवरेज है, ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज को यूज़ करो अप टू द सर्टन पॉइंट। अगर ये सर्टन पॉइंट तक यूज़ किया तो कहीं ना आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी डाउन होगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी डाउन हुआ तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका बोलना है कि भाई तुमको जो करना है तुम एक लिमिट में रह के करो, ठीक है। तो ये हो गया रिलेवेंस थ्योरी, कि आपको दिख रहा है कि एक की वजह से दूसरे पे उसका इफेक्ट हो रहा है। अब आते हैं हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की जो इररिलेवेंस थ्योरी है। इररिलेवेंस थ्योरी जो है ये बोलती है, ये जो है आपका जो नेट ऑपरेटिंग इनकम हो गया या फिर नेट इनकम अप्रोच हो गया, तो ये दुरंत ने दिया था, डेविड दुरंत ने दिया था, ठीक है। तो ये याद रखना, बहुत बेसिक है। तो यहाँ पे इनका ऐसा बोलना था कि आपका जो कॉस्ट ऑफ जो डेट है वो अगर आप लोगों ने क्या रखा, वो इंक्रीज कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। बट कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले शोर मचाने लग जाएंगे, क्योंकि आप डेट को कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, उसके वजह से वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ये बोलना है कि ओनली चेंज इन फाइनेंशियल लिवरेज विल नॉट लीड टू चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ द। अगर आपने फाइनेंशियल लिवरेज में चेंजेस किए तो इसके वजह से आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ऐसा बोलना है नेट ऑपरेटिंग अप्रोच में। ये बोलता है कि आप क्या करो, डेट को यूज करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी के परफॉर्मेंस में। उसके जो परफॉर्मेंस डिपेंड करती नहीं। क्यों नहीं करती, एक चीज़ ये है क्योंकि इसका ये बोलना है कि आप तो पहली चीज़ जो डेट होते हैं, ठीक है, डेट को अगर आप ज़्यादा भी यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कंपनी जो होती है इंटरेस्ट में क्या मिलता है, एक आप लोगों को टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, टैक्स रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। लेकिन अगर ज़्यादा इक्विटी आपने इशू करवाया तो कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड में आप लोगों को टैक्स लगता है, ठीक है। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम का अप्रोच का ये बोलना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डेट को यूज़ करो या आप इक्विटी को करो, इसके वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपकी मर्जी। जो हमारा मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है, इसने बोला दो चीज़ें। एक तो इसने ये चीज़ बोली कि अगर आप विथ टैक्स बोल रहे हों,
ठीक है। अगर आप विथ टैक्स को ध्यान में रखते हुए अगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये रिलेवेंस थ्योरी होगा। अगर आपने टैक्स को इग्नोर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, रिलेवेंस थ्योरी में आ जाएगा। और टैक्स को अगर ध्यान में रख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या रहेगा, ये आपका इररिलेवेंस थ्योरी, मतलब ये आपका बोलता है कि अल्टीमेटली दो चीज़ में है, एक विथ टैक्स है अगर आप टैक्स पे ध्यान दे रहे हो, और यहाँ पे आप लोगों का विदाउट टैक्स है। तो विद टैक्स में आपको टैक्स, अगर आपने डेट को ज़्यादा यूज़ किया तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप लोगों ने अगर आप लोग टैक्स वैक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, विदाउट टैक्स है, तो इसका फ़र्क आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। ठीक है। सो इस तरीके से देन हम लोग हमारे आते हैं ट्रेड ऑफ थ्योरी और पिकिंग ऑर्डर थ्योरी। ठीक है। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी और पिकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या है? ट्रेड ऑफ थ्योरी जो होता है ये बोलता है कि टैक्स बेनिफिट टू डेट्स, आपको पता है कि टैक्स में बेनिफिट मिलता है, किसको मिलता है? डेट्स को मिलता है। किस पे मिलता है? डिविडेंड में मिलता है। तो ये बोलता है डेट यूज करने से कॉस्ट ऑफ डेट का डिस्ट्रेस होता है। मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने डेट को ज़्यादा यूज़ किया तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो कॉस्ट ऑफ डेट है क्या रहेगा, डिस्ट्रेस होते रहेगा। ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी आपकी ट्रेड ऑफ थ्योरी। पिकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है ये बोलता है कि आप ना चॉइस रखो। किस तरीके की चॉइस रखो? फर्स्ट चॉइस रखो, सेकंड चॉइस रखो, थर्ड चॉइस रखो। अगर आपके पास में पैसा है ना, है आपके पास में खुद का पैसा है, इंटरनल पैसा है, दैट मीन्स कुछ रिटेन्ड अर्निंग है। ठीक है। अगर आपके पास में कुछ रिटेन अर्निंग है तो बाहर से पैसा लेने की बेवकूफ़ी मत करो। तो पहला चीज़ तो ये करो। ठीक है। अगर आप लोग के पास में पैसा है पर इतना ज़्यादा नहीं है तो सेकंड चॉइस आपकी हमेशा क्या रहनी चाहिए? डेट रहनी चाहिए। क्यों डेट रहनी चाहिए? क्यों या फिर अनसिक्योर डेट रहना चाहिए? क्यों रहना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको आपका जो इंटरेस्ट जो पे करते हो उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं टैक्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसलिए आप लोगों को सेकेंड स्टेज में अगर पैसा कम ही जा रहा है ना आपके पास में तो डेट से ले लो। और बोलते फिर भी अगर आप लोगों को कम जा रहा है तो फिर आप लोगों का जो लास्ट जो रहना चाहिए, जो थर्ड ऑप्शन रहना चाहिए वो रहना चाहिए आप लोगों को इक्विटी शेयर को इशू करवाना मार्केट में। ठीक है। तो उसने चॉइस रखी कि पहला खुद का पैसा लगाओ, फिर भी कम पड़ रहा है तो डेट से लो क्योंकि डेट में टैक्स का रिलैक्सेशन मिलता है, और फिर भी आपको पैसा कम रहा है तो मिल रहा है तो आपको इक्विटी। तो इस तरीके से आपका पिकिंग ऑर्डर थ्योरी है। ठीक है। सो अब हम आप ये देखो जो पिकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है ये पहला बोलता है फर्स्ट चॉइस इसकी इंटरनल फंडिंग, जैसे रिटर्न अर्निंग से ले लिया, कैश बैलेंस से ले लिया, पोस्ट सेल कैश प्रोसीडिंग हो गई। ठीक है। ये सारी चीज़ों को यूज़ करो। द सेकेंड चॉइस आपकी हमेशा डेट फाइनेंसिंग रहना चाहिए, बैंक से लोन ले लो भाई, क्रेडिट ले लो या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले लो, और फिर भी पैसा कम पड़ रहा है तो इक्विटी, दैट मीन्स कॉमन स्टॉक या फिर इक्विटी स्टॉक या प्रेफरेंस इक्विटी से आप लोग पैसा उठा लो। ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंस चॉइस इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस सजेस्टेड बाय द पिकिंग ऑर्डर थ्योरी। तो पिकिंग ऑर्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोगों का प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए, किस में? पिकिंग ऑर्डर थ्योरी किस में? तो जैसे कि मैंने बोला पहले तो खुद का पैसा यूज करो, री इन्वेस्टमेंट इन अर्निंग। ठीक है। दूसरा चीज इशू द डेट रहना चाहिए, मतलब ये आपकी फर्स्ट चॉइस रहना चाहिए। सेकंड आपकी डेट वाली रहना चाहिए, और थर्ड आपकी रहना चाहिए न्यू इशू ऑफ इक्विटी, मतलब आप क्या कर लो थर्ड चॉइस में इसको कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आप लोगों को पिकिंग ऑर्डर थ्योरी नहीं समझाई है, मैंने आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर की जितनी भी थ्योरीज है, ठीक है, आपकी रिलेवेंस थ्योरी हो गई, इररिलेवेंस थ्योरी हो गई, अदर थ्योरीज हो गई, ट्रेड ऑफ थ्योरी हो गई, वो सारी थ्योरीज आपको समझाई हैं। तो ये चीज़ों को अच्छे से करो, एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देखो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला तो हमारा ए आ जाएगा, दूसरा सी आ जाएगा, और बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस। सो यहाँ पे हम लोग आज एंड करते हैं। आज के इसमें थोड़े क्वेश्चंस कम हुए हैं लेकिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से किया हुआ है। ठीक है। सो हम लोग डेली यहाँ पे मिलेंगे 4:30 को। ओके। सो आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो और कोई चीज़ समझ में नहीं, या अगर कुछ पीडीएफ चाहिए होगा, कुछ नोट्स चाहिए होंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो यहाँ पे आप लोगों को मैं दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, डिटेल में सारी क्वेश्चंस की हमने यहाँ पे स्टडी की। सो और भी क्वेश्चन के साथ में, और भी यूनिट के साथ में मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊँगी। सो स्टे ट्यून एट द एंड आप सभी वीडियो को देखते रहिए। ठीक है। लास्ट एंड तक सभी क्वेश्चंस को देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच।